नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल IAS एनालिसिस में। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के अंतर्गत। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तो बक्सर का युद्ध है और दूसरा है यहाँ पे इस बक्सर युद्ध के माध्यम से धीरे धीरे किस तरीके से अब अंग्रेज़ों के द्वारा अब बंगाल को यहाँ पे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा और इसी दौरान बंगाल में द्वैध शासन भी लगाया जाएगा और अंततः उस द्वैध शासन को हटाते हुए जब एक नया गवर्नर बन के आएगा वारेन हेस्टिंग्स, तो फिर वो क्या करेगा कि पूरी तरीके से इस द्वैध शासन को हटा देगा, अर्थात दोहरा शासन को हटा देगा और बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से अब अंग्रेज़ों का यहाँ से शासन प्रशासन संचालित होने लगेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब पिछले क्लास मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल से बताया हुआ था कि किस प्रकार से मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब के द्वारा जब नियुक्त किया गया था तो इसको दीवान बनाया गया था। आगे चल के फर्रुख सैयद के द्वारा इस मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया और इसी के नेतृत्व में अगर देखा जाए तो इसने 1719 में आते आते उड़ीसा को जीत लिया और पूरी तरीके से एक नवाब का जो पदवी जो था पूरी तरीके से इसने धारण कर लिया। अब इसका जो दामाद होगा सुजाउद्दीन, ये क्या करेगा कि जो बिहार का जो क्षेत्र है 1732 में ये बिहार को बंगाल में मिला लेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बंगाल का जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, अब यहाँ पे उड़ीसा भी शामिल है, बिहार भी शामिल है और बंगाल भी शामिल है। अब सुजाउद्दीन का जो पुत्र होगा यहीं आएगा सरफराज खान और इस सरफराज खान को अलीवर्दी खां के द्वारा गिरिया के युद्ध में पराजित करके इसको मार दिया जाएगा और अंततः अब जब अलीवर्दी खां जब राजगद्दी पे बैठेगा तो ये अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से करेगा कि ये अंग्रेज इतना ये सब ठीक है, बिल्कुल मधुमक्खी की तरह है। अगर इनको ना छेड़ो तो शहद देगी, अगर छेड़ो तो काट काट कर मार देगी। फिर भी इसने काफ़ी शानदार काम किया कि कम से कम अंग्रेज़ों को बंगाल में सेना रखने नहीं दिया, किलेबंदी करने का अधिकार नहीं दिया। तो ये इसकी कुछ उपलब्धियां हैं अलीवर्दी खान की। लेकिन इसकी मृत्यु के पश्चात 1756 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका ठीक है नाती होगा, ठीक है, इसकी पुत्री का बेटा होगा, अर्थात इसका नाती सिराजुद्दौला आएगा और एक 22-23 साल का काफ़ी एक यंग जो नौजवान सिराजुद्दौला जब बैठेगा यहाँ पे, तो अब यहीं से धीरे 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 आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो परिवर्तन आएगा और ख़ासकर भारत के संदर्भ में समझिए, यूरोप के संदर्भ में समझिए कि यूरोप में वहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर शुरू हो जाएगा फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच। और भारत में देखें तो मराठाओं का पूरी तरीके से यहाँ पे साम्राज्य विस्तार चल रहा था। तो इसमें तो बंगाल में फ़र्क पड़ना यहाँ पे तय ही था और यही हुआ सिराजुद्दौला के साथ कि यहाँ पे अब दो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी बंगाल में, चंद्रनगर में फ्रांसीसी सब था और हुगली के क्षेत्रों में, कलकत्ता के क्षेत्रों में अंग्रेज सब था। यहाँ पे किलाबंदी सब करने लगा और फाइनली यही प्लासी के युद्ध का कारण बना। अब यहीं तक हम लोग ने देखा था कि किस प्रकार से प्लासी का युद्ध हुआ और इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का अपना जो सेनापति जो सैन्य प्रमुख था मीर जाफर ने धोखा दे दिया और फाइनली अंग्रेज जब प्लासी के युद्ध को जीत लिया तो मीर जाफर को अब पूरी तरीके से बंगाल का नवाब बना दिया। एक कठपुतली नवाब, इसको क्लाइव का गिदड़ बोला गया। अंग्रेज़ों ने इसको सोने की बोरी कहा गया, ठीक है, कि जितना मन करे यहाँ से धन निकाल दो, क्योंकि मीर जाफर तो अपना आदमी है, कोई अब बोलने वाला नहीं है। लेकिन हर चीज़ का अति होता है, यही हुआ मिर्ज़ जाफ़र के साथ। मिर्ज़ जाफ़र भी अंग्रेज़ों की मांगों से आके तंग हो गया पूरी तरीके से और अब अंग्रेज़ों को लगा कि मिर्ज़ जाफ़र हमारी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मिर्ज़ जाफ़र को यहाँ पे पद मुक्त करने का प्रयास किया गया और इसमें अंग्रेज लोग सफल हुआ। मिर्ज़ जाफ़र पे डचों का सहयोग करने के आरोप में इसको हटा दिया गया और मिर्ज़ जाफ़र के दामाद यहाँ पे जो मीर कासिम है इसको राजगद्दी पे बैठा दिया गया। तो मीर कासिम भी शुरू में कठपुतली नवाब भी बनता है, लेकिन जल्दी ही ये अपने ठीक है शासन प्रशासन के मुद्रा में आ जाता है और अंग्रेज़ों से ये देखेंगे एक मुंगेर की संधि करेगा और उस संधि में बहुत अधिक कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं होता है और इसी का फ़ायदा मीर कासिम को मिलता है। मीर कासिम अब
मीर जाफ़र से भी 2 कदम आगे निकला। अब अंग्रेज़ों की ये बातों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और यही कारण है कि अब मीर कासिम को 3-3 युद्धों में अंग्रेज़ों के द्वारा हराया जाएगा और तब जाकर मीर कासिम भाग के चला जाएगा अवध के क्षेत्रों में और वहीं से उसको बंगाल का जो नवाब है वहाँ पे शाह आलम द्वितीय ऊपर दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ है। अब उनका वहाँ पे त्रिकूट बनेगा, संघ बनेगा। अब मीर कासिम जब भाग जाएगा तो पुनः मीर जाफ़र को ध्यान रखिएगा यहाँ पे गद्दी में बिठाया जाएगा और इसी समय होगा बक्सर का युद्ध होगा 1765 ईस्वी में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बक्सर के युद्ध होने के बाद जस्ट अब मीर जाफ़र बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह गया। 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद मीर जाफ़र का पुत्र आएगा नज्म दौला और इसी के समय बक्सर के युद्ध में हारे जो लोग हैं यहाँ पे त्रिकूट जो हरा हुआ है, संघ हरा हुआ है, अब यहाँ से पूरी तरीके से एक इलाहाबाद की संधि होगी। अब उस संधि को जो पार्टिसिपेट करेगा यही नज्म दौला करेगा और यहीं से बंगाल में देखेंगे तो एक द्वैध शासन का जो कॉन्सेप्ट था पूरी तरीके से सामने आने लगा और अंतिम रूप से जो बंगाल का जो नवाब था मुबारक दौला 1770 से 75 तक इसको मान सकते हैं। इसी समय 1772 में आ जाएगा वारेन हेस्टिंग्स और इस वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अब मुबारक दौला को बंगाल में नवाब का पद को ख़त्म करते हुए इसे पेंशन दे के पद मुक्त कर दिया जाएगा और अब पूरी तरीके से बंगाल में, अब बंगाल का मतलब समझिए बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल का 2-2 भाग है, बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल का है, इतने बड़े एरिया पे अब अंग्रेज़ों का डायरेक्ट यहाँ पे शासन प्रशासन होने लगा। प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ सब कंट्रोल करने लगा और यहीं से शुरुआत होती है भारत विजय की। उसके तत्पश्चात ये लोग निकलेगा कर्नाटक के तरफ और वहाँ पे कर्नाटक के साइड उधर आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ेगा सब मैसूर के क्षेत्रों में। उसी तरीके से मराठा हो गया, मराठा के बाद सिंध, पंजाब, अवध, बारी बारी से सबको यहाँ पे निपटाते जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बक्सर के युद्ध को लेके कि बक्सर का युद्ध काफ़ी डिटेल से देखेंगे, इसमें क्लाइव का क्या रोल रहा और इलाहाबाद की संधि क्या हुई, क्या इसके प्रावधान थे, द्वैत शासन क्या था, इसका परिणाम क्या था, एक बेहतरीन एक डिटेल्स एनालिसिस के थ्रू हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मीर जाफ़र आ गया। अभी जो मैंने सारी बातें बताया अब यही है मीर जाफ़र। देखिए 1757 में ही इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। दिए गए वायदे के मुताबिक क्लाइव ने अपना वादा पूरा किया क्योंकि मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में धोखा दिया था। इसके वजह से मीर जाफ़र को नवाब तो बना दिया गया और मीर जाफ़र इसका पूरा एहसान भी चुकाएगा। अंग्रेज़ों को 24 परगना का क्षेत्र दे देगा। कर मुक्त जो व्यापार था पूरी तरीके से यहाँ पे अब अंग्रेज़ों को यहाँ पे दिया जाएगा। दस्तक का पूरी तरीके से अब अंग्रेज लोगों के द्वारा इसको और अधिक दुरुपयोग भी किया जाने लगेगा। दस्तक जो फर्रुखशेर के द्वारा, मुग़ल बादशाह फर्रुखशेर के द्वारा जो दस्तक का जो फरमान जो जारी किया गया था वो अभी तक चल रहा है और इसी को लेके तो सिराजुद्दौला परेशान हुआ था। जो प्लासी के युद्ध का कहीं न कहीं वो भी एक कारण था। अब यहाँ पे अंग्रेज़ों को कोई टेंशन नहीं है। मुद्रा ढालने का अधिकार मिल गया कि अभी तक बंगाल में जो मुद्रा जो अंग्रेजी लोग चलाता था सब वो मुद्रा को बम्बई में ढाला जाता था, लेकिन अब वो मुद्रा यहाँ पे डायरेक्ट बंगाल में ढाला जाने लगा। पूरी तरीके से बंगाल का खजाना यहाँ पे खाली हो गई। इतनी स्थिति खराब हो गई आप देखेंगे यहाँ पे कि मीर जाफ़र के समय बिल्कुल अब इसको भी लगने लगा कि भाई अब क्या होगा, अब समझिए अब। लेकिन अंग्रेज लोग तो भी बिल्कुल यहाँ पे 24 परगना का क्षेत्र पा लिया था, सब दीवानी का अधिकार पा लिया था बिल्कुल। और अब यही कह सकते हैं कि थोड़ी सी चीज़ों को देने से अंग्रेज़ों का तो मन मानने वाला था नहीं। अब उनकी चाहत, उनकी इच्छाएं अंग्रेज़ों की ओर बढ़ रही थी और उनकी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को मीर जाफ़र पूरा करने में असमर्थ नज़र आ रहा था। इसीलिए अब अंग्रेज हर हाल में चाह रहा है कि मीर जाफ़र को हटा के इसके जगह दूसरा नवाब बनाया जाए। मीर जाफ़र चाह रहा है कि हर हाल में हमारा पिंड जो है अंग्रेज़ों से छूट जाए और अब यहाँ पे मौका मिल गया अंग्रेज़ों को मीर जाफ़र को हटाने का कि अंग्रेज़ सब यहाँ पे आरोप लगा दिया कि मीर जाफ़र क्या कर रहा है। तो हमारी उपस्थिति में ये डच लोग इधर चिनसूरा के बंगाल में, ध्यान रखिएगा चिनसूरा के क्षेत्रों में डच सब यहाँ पे मौजूद था। तो चूँकि डच एक यूरोपीय शक्ति थी, यहाँ व्यापार कर रही थी, इस पर इल्ज़ाम लगाया गया, आरोप लगाया गया कि जाके
किंसूरा में मौजूद डचों से सहयोग ले रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और यहीं पे अब जो डच लोग हैं, कुछ घटनाएं यहाँ पे होती हैं, कुछ ब्रिटिश जहाज़ों को इस बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया जाता है और यहीं से अंग्रेज लोग, ठीक है, एक तीर दो निशान करेगा, डचों को बेदरा युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर देगा और मीर जाफर को भी बंगाल की गद्दी से पूरी तरीके से सब हटा देगा। ध्यान रखिएगा, इस समय तक देखिए यहाँ पे क्या हाल है। यहाँ पे 1760 तक आते आते इतना बड़ा चेंज आ गया यहाँ पे कि डचों को डैमेज कर दिया। बंगाल में कठपुतली नवाब यहाँ पे अब दूसरा इसी मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बनाया जाएगा। और अगर दक्षिण भारत की बात करें यहाँ पे तो देखिए 1760 तक आते आते आपको पता होगा कि फ्रांसीसी और अंग्रेज बिल्कुल ही एक सामने के पैरेलल यहाँ पे टकराते हुए इस वांडिवांस की लड़ाई में अंतिम रूप से फ्रांसीसियों का पूरी तरीके से खात्मा हो गया भारत में। और ठीक है, कुछ संधि किया गया जिसमें पूरी तरीके से सबको भारत में सेना मुक्त रखने का प्रयास किया गया कि फ्रांसीसी सब सेना नहीं रख पाएगा। तो सोचिए 1760 तक स्थिति ये है कि अंग्रेजों के सामने टक्कर देने वाला ना सब डच सब मौजूद है, ऊपर से यहाँ पे ना सब फ्रांसीसी सब मौजूद हैं और बंगाल में बिल्कुल सब खेल खेल जा रहा है। समझ रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, फुटबॉल सब खेल रहा है यहाँ पे, जिसको मन करे उसको आके यहाँ पे बिठा दे। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं मीर कासिम। अब यहीं आएगा 1760 से 63 के बीच। अब यहाँ पे आएगा दूसरा जो शासक होगा मीर कासिम, ये कोई और नहीं है बल्कि मीर जाफर का दामाद है। अब यहाँ पे इसने आते क्या किया तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 27 सितंबर 1760 को कभी कभी प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है कि इसने मुंगेर की संधि किया। ये होशियार था, योग्य भी था, लेकिन चूंकि इंस्टेंट इसको अंग्रेजों ने बनाया था तो कुछ तो अपना अंग्रेजों के फेवर में अपना जो कह सकते हैं कि चाटुकारिता दिखाएगा ही दिखाएगा। और यही इसने प्रयास किया मीर कासिम ने। लेकिन मुंगेर की संधि ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ऐसा संधि था, इस समय आप देखेंगे मुंगेर की जब संधि हो रही है तो क्लाइव 1760 तक लौट के वो पुनः ब्रिटेन चला गया है। और उसके बाद क्लाइव के बाद आएगा एक वेंसिटार्ट नाम का, ठीक है, व्यक्ति आएगा और वो बंगाल का अब गवर्नर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुंगेर की संधि का प्रावधान ऐसा था कि इसमें कुछ भी जो प्रावधान था अस्पष्ट था, पूरी तरीके से मैंने अस्पष्ट था ही नहीं। और इसी का फायदा आगे चल के मीर कासिम ने उठाया। लेकिन इंस्टेंट तो यहाँ पे अभी इसको नवाब बनाया गया है तो इसको कुछ न कुछ वफादारी अंग्रेजों के फेवर में दिखाना ही पड़ेगा। इसी से देखिए यहाँ पे प्रसन्न हो के वेंसिटार्ट के द्वारा, यही जो बंगाल का गवर्नर जो क्लाइव के बाद आता है, वेंसिटार्ट ने बोला कि तो बंगाल में क्रांति हो गई, इतनी बड़ी परिवर्तन आ गया, क्रांति हो गई। लेकिन सोचिए अब एक बंगाली गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो बोल रहा है बंगाल की क्रांति यहाँ पे हो रही है, तो क्या इसको क्रांति मानना सही है? क्रांति का मतलब देखिए बहुत बड़े परिवर्तन को इंडिकेट करता है और यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। पहले भी तुम्हारे हाथों में एक कठपुतली नवाब था, अब उसको तुमने हटा के दूसरा नवाब बना दिया, वो भी कठपुतली नवाब है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप एक पॉकेट से, ठीक है, कुछ रुपया उठाए और पीछे के पॉकेट में डाल लिए, तो मामला तो वही हुआ, कोई अंतर तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि बंगाल की क्रांति, भारत के जो इतिहासकार है इसको, ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्रांति इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जनता की कोई प्रत्यक्ष भागीदारी तो थी ही नहीं। क्रांति के लिए एक बहुत बड़े, ठीक है, जनमानस भीड़ की ज़रूरत होती है। जैसे अमेरिकी क्रांति हुआ, फ्रांस की क्रांति हुआ, आगे चल के भारत में भी, ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई, एक बहुत बड़े वर्ग का जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा क्रांति नहीं कहा जाएगा। और दूसरा, क्रांति के लिए टर्म एंड कंडीशन है व्यापक परिवर्तन, इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जैसे बार बार मैं उसी की एग्जाम्पल लूँगा, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, 1857 की क्रांति, कि आगे चल के किस प्रकार से आमूल चूक जो बदलाव देखने के लिए मिलता है, जो परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, ये होता है रियल मायने में क्रांति। लेकिन ये सब क्या कर रहा है, एक कठपुतली नवाब को हटा के दूसरे कठपुतली नवाब को बिठा देना, ये तो कहीं से भी क्रांति
हमें दिखाई नहीं देती है। तो कभी कभी इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी ठीक है इंटरव्यू वगैरह में, मेंस वगैरह में ऐसी चीज़ों को पूछ लिया जाता है। मीर कासिम ने कुछ और बढ़ चढ़ के मीर कासिम से ठीक सॉरी मीर जाफ़र से थोड़ा सा ठीक है अंग्रेज़ों के अधिकारों को बढ़ाने का प्रयास किया। मीर जाफ़र ने 24 परगना का क्षेत्र दिया। ये आगे बढ़ते हुए अंग्रेज़ों को चटगांव का, मिदनापुर का और वर्तमान का, ये 3 ऐसा क्षेत्र था बंगाल में जो काफ़ी संपन्न क्षेत्र था। ये तीनों ही क्षेत्रों को अंग्रेज़ों को यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए दे दिया क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसको, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अब यही सेम सिचुएशन यही रहा। एक तो ठीक है मीर जाफ़र जो था अंग्रेज़ों की मांगों से तंग आके उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा, विदेशियों की सहायता लेने का प्रयास करने लगा। लेकिन अब मीर कासिम की भी हालत वही अंततः हो गई जो मीर जाफ़र का हुआ था। अंग्रेज़ों की डिमांड से, उनकी मांगों से अब ये पूरी तरीके से तंग आ गया। करे तो क्या करे क्या, समस्या तो आएगी ही आएगी। इसीलिए इसने मुंगेर की संधि का हवाला देते हुए, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस संधि के प्रावधान बिल्कुल यहाँ पे अस्पष्ट नहीं थे, अस्पष्ट थे, क्लियर कट नहीं था, और इसने यहीं पे अपनी योग्यता का परिचय देते हुए मीर कासिम के द्वारा इसको लगा कि देखो भाई, सबसे पहले राजधानी परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हुगली का जो ठीक है हुगली नदी है, बगल में यहीं पे कलकत्ता का क्षेत्र है जहाँ पे अंग्रेज लोग रहता था, और जस्ट उसी के जस्ट ऊपर था मुर्शिदाबाद का क्षेत्र। इसका मतलब कि राज दरबार में बंगाल का नवाब क्या कर रहा है, पूरी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन अंग्रेज़ों तक पहुँचती रहती थी। इसने क्या किया, बड़ी होशियारी से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को परिवर्तन करके मुंगेर ले आया। अब देखिए क्या कर रहा है। एक समय था जब मुर्शिद कुली था, उसने क्या किया, ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद लाया। लेकिन अब मीर कासिम ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। अब मुंगेर बिल्कुल इधर बिहार का जो सबसे पूर्वी जो इलाका है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे ले आया। अब देखिए मुंगेर का यही इतिहास है। अब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बना ली, बिल्कुल यह पृथक हो गया अंग्रेज़ों से, और इसने अपनी सैनिक गतिविधियों की, प्रशासनिक गतिविधियों की कुशलता का परिचायक देते हुए अपने जो भी प्रशासन में अपने जो पदाधिकारियों की जो नियुक्ति बिल्कुल अपने विश्वसनीय लोगों को किया। समझ रहा था कि इसमें फिर से एकाध कोई अंग्रेज वाला व्यक्ति आके अगर घुस गया तो सारा इन्फॉर्मेशन लीक करते रहेगा। इसीलिए जो उसका विश्वास पात्र व्यक्ति था उन्हीं को उसने अपने ठीक है कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में अपने ठीक है पदाधिकारियों में नियुक्ति किया। दूसरा बात इसने क्या किया, ध्यान से देखिए यहाँ पे, कि सैन्य क्षमता को बढ़ाते हुए बिल्कुल इसको लगा कि अंग्रेज़ों से अगर लोहा लेना है तो अपनी सैनिक गतिविधियों को हमें बढ़ाना पड़ेगा, वेल ट्रेंड सैनिक रखना पड़ेगा। और इसी के दरमियान इसने यूरोपीय प्रशिक्षण अपने सैनिकों को देना शुरू किया। दूसरी तरफ तोप, बंदूक उस समय ठीक है तेज़ी से जिसके पास ये चीज़ होती थी उसका विजय होना तय था। मीर कासिम को लग गया कि हर हाल में तोपों का इसने फैक्ट्री मुंगेर में निर्माण करवाना शुरू किया। बंदूक का देखिए, तोड़कदार बंदूक जो था, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तोड़कदार मतलब तोड़ के जो कारतूस जिसमें डाला जाता था, वैसे बंदूकों की फैक्ट्रियों का मीर कासिम के द्वारा यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से फैक्ट्री को यहाँ पे बैठाया गया। तो स्वाभाविक है अब अंग्रेज़ों को तो समस्या होगी। लेकिन यही है मुंगेर का इतिहास। आज भी मुंगेर में देखेंगे तो कट्टा वगैरह देखिए खूब बनता है वहाँ पे। एक ज़माना था मुंगेर में 50-100 रुपये 150 में वहाँ एकदम कट्टा मिल जाता था। आज भी बहुत ठीक है बड़ी मात्रा में वहाँ पे 2 नंबरी काम यहाँ पे होता ही होता है, नो डाउट, ठीक है। 150 वाले में यही होता था कि कोई गारंटी नहीं है कि हाथ में ही भड़क जाए। खैर, इसने और अपनी योग्यता का परिचय देते हुए अंग्रेज़ों पे एक बचत नामक कर लगाना शुरू किया, जिसको बोला गया खिरंजी। अब देखिए यहाँ पे जो भी काम कर रहा है अंग्रेज़ों के खिलाफ कर रहा है, तो अंग्रेज़ों के पेट में तो दर्द होगा ही होगा। इसने दस्तक के दुरुपयोग को यहाँ पे रोकना शुरू कर दिया। बोला कि दस्तक जो मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशेर के द्वारा दिया गया था, चूँकि अब ये तो इसको निरस्त नहीं कर सकता था क्योंकि ये हाई कमान का ऑर्डर था, मुग़ल बादशाह दिल्ली से यहाँ पे ऑर्डर आया हुआ था। अब इसको लगा कि भाई दस्तक का अगर दुरुपयोग ही हो रहा है तो भाई इसको ढंग से दुरुपयोग क्यों ना किया जाए।
पूरे व्यापारियों को, जो भी बंगाल में व्यापार करता था, इसको बोला कि फ्री व्यापार करो। अब बंगाल में किसी भी प्रकार का कोई व्यापारी को यहाँ पे कर देना ही नहीं है। तो सबसे पहली बात अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ये तो डायरेक्ट हमारे आत्मसम्मान में, आत्मा जो समझ रहे हैं ना, आत्म प्रतिष्ठा में पूरी तरीके से आघात है। और दूसरी बात कि यहाँ पे अंग्रेज़ों को अब प्रॉफिट कम होने लगा, क्योंकि बाकी सब लोगों को जब कर मुक्त व्यापार जब मिल गया तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा इनके कर में तो कमी आएगी ही आएगी। मतलब जो ठीक है इन्फ्लेशन जो रेट होगा है, ठीक है, वृद्धि जितनी होनी चाहिए कंपनी की, उसमें तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल अब वो दिन आ गया है कि अब अंग्रेज़ों से अब रहा नहीं जा रहा है कि नहीं भाई हर हाल में मीर कासिम को भी हमें हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो 3 युद्ध होगा मीर कासिम के खिलाफ यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ा युद्ध नहीं है, इसीलिए इतिहास में ऐसे युद्ध गौड़ हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रीलिम्स में इन सारे युद्धों को मैचिंग करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो 1763 में देखिए यहाँ पे कहवा का युद्ध होगा, इसमें मीर कासिम हार जाएगा। 1763 में गिरिया का युद्ध होगा, इसमें भी मीर कासिम हार जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में उदय नाला का युद्ध होगा, ठीक है, उदय नाला एक जगह है, 1763 में ही होगा। और इस युद्ध में जब मीर कासिम जब ठीक है हार जाएगा तो अंग्रेज़ों को लगेगा कि अब इसको निपटा ही दें, लेकिन मीर कासिम तो तेज था, भाग गया। वो भाग के पटना के रास्ते होते, क्योंकि ऑलरेडी ये मुंगेर में रह रहा है, पटना के रास्ते होते इसको लगा कि अब चलना चाहिए हमें, अंग्रेज़ों की जहाँ शत्रुता है, जहाँ दुश्मनी है, और ये चला गया अवध के क्षेत्रों में। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए ये जो बंगाल का इलाका है यहीं पे, ठीक है, वर्तमान में मान लीजिए कि ठीक है मुंगेर का जो क्षेत्र है, सीधे भागा और आ गया यहाँ पे अवध के क्षेत्रों में। अब अवध में उस समय, अब ध्यान से अब थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिए, अवध भी अंग्रेज़ों की गतिविधियों से ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वाकिफ नहीं था, उनको भी पता था कि अंग्रेज़ सब बंगाल में कर क्या रहा है। इसीलिए अवध का उस समय जो नवाब था, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सुजाउद्दीन था। सुजाउद्दीन ने पूरी तरीके से मीर कासिम का ठीक है सहायता करने का आश्वासन दिया, और इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि ऊपर जो बैठा हुआ है यहाँ पे मुग़ल बादशाह, मुग़ल शासक, इसको भी बुला लिया, जो उस समय शाह आलम सेकेंड था, उसको भी अच्छे तरीके से समझाया गया, परसुएट किया गया, समझ रहे हैं ना, मैंने समझाया गया कि देखो अंग्रेज कितनी तेज़ी से ये ऊपर आने का प्रयास कर रहा है, पूरे बंगाल को सब ले लिया सब, तो आगे चल के हमारा भी नंबर है। इसीलिए इन तीनों ने मिल के एक संघ बनाया, ठीक है, 3 लोग हैं तो इनको आप त्रिगुट के रूप में आप जान सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से 1763 में जब भाग गया तो जनरली ये स्टूडेंट के बीच समस्या का कारण बन जाता है कि उसके बाद शासक कौन बना। अब देखिए पुनः अंग्रेजों के द्वारा जिस मिर्जाफर को डचों के फेवर में करने के लिए, मांगने के लिए जिस मिर्जाफर को हटाया गया था, इस मिर्जाफर को पुनः यहाँ पे बंगाल की गद्दी पे बैठाया गया, अर्थात बंगाल में अब 1763 में पुनः नवाब इस मिर्जाफर को यहाँ पे बना दिया गया। अब यहीं से देखिए अब त्रिगुट यहाँ पे हो गया। अब वो दिन आ ही गया, देखिए बक्सर का युद्ध जो बेहद ही एक निर्णायक युद्ध हुआ, खासकर अगले, ठीक है, जो भारत के लिए, भारत के अगले 200 सालों के लिए बहुत निर्णायक युद्ध होगा। 22 अक्टूबर 1764 को होगा। कारण यही था, कंपनी की बढ़ती लालच था, नवाब पर दबाव बहुत तेज़ी से बनाया जा रहा था। 3 ठीक है युद्ध के माध्यम से उस मीर कासिम को बंगाल के क्षेत्रों से भागने के लिए यहाँ पे विवश कर दिया गया। अब यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पे जो प्रत्यक्ष युद्ध होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि प्लासी का जो युद्ध हुआ, क्लाइव ने क्या किया था, तो अपनी कूटनीतिक षड्यंत्र का परिचय देते हुए प्लासी के युद्ध को तो बहुत आसानी से सस्ते में निपटा दिया था। लेकिन क्लाइव तो 1760 में चला गया था, वापस ब्रिटेन चला गया था, और उसके जगह ध्यान रखिएगा, ठीक है, वेंसिटाट बंगाल का गवर्नर बन के आया हुआ था। और अब उसी समय एक सेनापति है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, हेक्टर मुनरो। अब यही जो हेक्टर मुनरो होगा कंपनी का प्रतिनिधित्व करेगा, और दूसरी तरफ यहाँ पे त्रिकूट है जिसका प्रतिनिधित्व मीर कासिम के द्वारा किया जाएगा। तो अब देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक तरफ तो मुग़ल है, दूसरी तरफ अवध है, बंगाल है, तीनों मिल के ये लोग कंपनी से लड़ाई करने के लिए जाएगा। बक्सर बिहार में एक जगह है, ठीक है, उसी
बक्सर के क्षेत्रों में युद्ध हुआ है, इसीलिए उसको बक्सर का युद्ध भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब बंगाल का जब, ठीक है, नवाब हमने देखा था कि मीर कासिम को जो भगाया गया तो मीर जाफर आ गया, तो अब जब बक्सर का युद्ध हो रहा है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, तो जब बक्सर का युद्ध हो रहा है तो अवध का नवाब यहाँ पे कौन होगा? वो होगा मीर जाफर। ध्यान से सुनते चलिए, मीर जाफर। अब यहाँ पे घमासान दोनों में लड़ाई होगा और फाइनली तीन जो इतनी बड़ी जो शक्ति यहाँ पे मौजूद थे। खैर मीर कासिम तो बेचारा भाग के गया, इसके पास सेना वना नहीं था, लेकिन मुग़लों के पास एक अच्छी खासी सेना मौजूद थी, लेकिन बिल्कुल वो सेना जितना वेल ट्रेन जो होना चाहिए थी वैसी नहीं थी। अवध के पास भी इतने वेल ट्रेन सेना नहीं थी। और अब यहाँ पे जो हेक्टर मुनरो ने अपनी सैनिक कूटनीति का परिचायक देते हुए इन त्रिगुटों को हरा दिया, अर्थात अपनी सैनिक श्रेष्ठता को यहाँ पे स्थापित कर दिया। इस प्रकार से देखिए बक्सर का जो युद्ध है एक बाहुबली का युद्ध माना जाता है। प्लासी का युद्ध तो एक धोखा षड्यंत्र का युद्ध माना गया, लेकिन अब यहाँ पे अंग्रेजों ने पूरी तरीके से अपने आप को प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि देखो भाई, जिस पे दम है राज तो वही करेगा। अर्थात अब अंग्रेज सब यहाँ पे जीत गया। अब जीतने के बाद तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है। जीतने के बाद तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। मीर कासिम के पास, ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, ये युद्ध से ही भाग गया, निर्वासित जीवन जीने लगा ये। और ठीक है, अंतिम रूप में, ठीक है, वैसा माना गया कि निर्वासित जीते जिए मारा गया, ठीक है, मैंने मर गया, अपने से मर गया। अब बच गया सब शाह आलम, दूसरा बच गया सुजाउद्दीन बच गया, और बंगाल में जो रियल जो उस समय का जो नवाब था, ध्यान रखिएगा, मीर जाफर था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हारा तो है, सब हारा है तो कुछ न कुछ तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अब 1765 में पुनः यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है, एक योग्य व्यक्ति को, एक कूटनीतिक प्रशासनिक संधार जो संचालित कर रहा था, क्लाइव को ब्रिटेन से बुलाया गया कि आओ भाई। अब क्योंकि क्लाइव को देखिए काफ़ी लंबे समय तक भारत में रहने का अनुभव था। भारत में अगर देखा जाए तो दक्षिण जो विजय थी इसी क्लाइव के नेतृत्व में यहाँ पे करवाया गया, तो बहुत अच्छा खासा इसको प्रैक्टिकल नॉलेज था। भारत की जो वर्तमान उस समय की स्थिति थी उससे बहुत अच्छे तरीके से परिचालित था। अब क्लाइव यहाँ पे आ गया निगोशिएशन करने के लिए। देखिए हेक्टर मुनरो युद्ध जीत रहा है, लेकिन क्लाइव को बुलाया जा रहा है कि आओ, और इसने आते ही इलाहाबाद की संधि, माने इलाहाबाद में एक बैठक का आयोजन किया गया और बोला कि देखो अब तो भाई हारे हो तो कुछ न कुछ तो यहाँ पे देना ही पड़ेगा। अब ये इसी में एक, ठीक है, इतिहासकार है, ध्यान रखिएगा, इतिहासकार के ये कभी कहिए गुलाम हुसैन बोलते हुए नजर आते हैं कि क्लाइव ने, ठीक है, इस संधि को करने में उतना ही वक्त लिया जैसे कि एक गधे को खरीदने में यहाँ पे समय लगता है। देखिए क्लाइव क्या कर रहा है कि देखो, बोलता है कि एक साथ तो हम नहीं करेंगे, 2 बार संधि करेगा क्लाइव। ध्यान से देखते चलिए, पहला जो संधि करेगा, प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को करेगा, और इसमें 2 लोगों को बुलाएगा। एक तो बुलाएगा मुग़ल सम्राट जो शाह आलम सेकेंड था, और दूसरा यहाँ पे नजमदौला। अब ये नजमदौला कौन है? तो मीर जाफर की 1765 में फरवरी के आसपास में उसकी मृत्यु हो गई है, और मीर जाफर की जब मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र है ये नजमदौला। इसको अंग्रेज सब कठपुतली नवाब यहाँ पे नजमदौला को बनाता है। तो 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बक्सर युद्ध के समय कौन था बंगाल का नवाब? तो वो था मीर जाफर। और यहाँ पे इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था? वो था यहाँ पे नजमदौला। अब देखिए यहाँ पे प्रथम संधि में यहाँ पे क्या किया गया, तो अब यहाँ पे क्लाइव ने पूरी तरीके से दीवानी मांग लिया। देखो बंगाल में भाई, बिहार में और उड़ीसा में, दोनों को बैठा के यहाँ पे, ठीक है, प्रथम शर्त इसका यही होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हमें पूरी तरीके से सौंप दो। अब मुग़ल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था, सोचिए एक हारा हुआ व्यक्ति है, अगर उस पर किसी भी प्रकार का संधि थोप दिया जाता है तो क्या वो कुछ कर सकता है? कुछ कर नहीं सकता है। नजमदौला तो इसको भाई कठपुतली नवाब भी बनाया गया था। अब यहाँ पे जो दीवानी देगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, वो तो मुग़ल बादशाह ही यहाँ पे दे सकता था। अंग्रेज़ों को मौका मिल गया और शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की इतनी बड़े क्षेत्रों की यहाँ पे अंग्रेज़ों को डायरेक्ट दीवानी प्रदान कर दी गई। और पीटी का प्रश्न फिर बन जाता है कि बंगाल की उप दीवान अंग्रेज़ों ने राजा खान को बनाया, और ठीक है बिहार में सिताब राय को। अगर बीपीएससी और, ठीक है, अगर आप
यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बिहार में उप दीवान सिताब राय को, ठीक है, उड़ीसा के लिए जाना कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बदले में बोला अंग्रेजों ने कि देखो टेंशन मत लो भाई, ठीक है, इसके बदले 26 लाख पेंशन दिया जाएगा। किसको? तो शाह आलम द्वितीय को, मुगल बादशाह को 26 लाख पेंशन दिया जाएगा। और बोला कि चिंता मत करो, ये जो कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था उस समय, वर्तमान में अगर देखा जाए उस समय, ठीक है, तो ये क्षेत्र हुआ करता था अवध का। अवध का जो क्षेत्र था, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र हुआ करता था। और अब उस क्षेत्र को जो शुजाउद्दौला था, अवध का नवाब था, उससे लेके दिल्ली को दे दिया गया। ऐसा क्यों कर रहा है? तो हर हाल में देखिए बड़ी बड़ी शक्तियों को ये लोग कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है कि पुनः ये हमारे खिलाफ, ठीक है, फन्ना उठा दे। नजमदौला को बाद में चल के 53 लाख अंग्रेज़ों ने दे दिया कि लो भाई, और इसको, ठीक है, कानून और न्यायिक व्यवस्था पूरी तरीके से नजमदौला से खरीद लिया। और यहीं से एक तरीके से द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। और द्वैध शासन का जनक यहाँ पे, ठीक है, लियो कार्टिस को, ठीक है, माना जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन इस समय करवा कौन रहा है? क्लाइव करवा रहा है। लेकिन द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। दूसरा संधि फिर से पुनः 4 दिन बाद फिर बुलाया, 16 अगस्त 1765 को। अब ये होगा द्वितीय संधि शुजाउद्दौला के साथ, जो अवध का नवाब था। सबसे पहले तो बोला जाएगा कि देखो भाई, सहायक संधि हमारे साथ कर लो। सहायक संधि पे हस्ताक्षर करवाया जाएगा कि अब तुम्हारे दरबार में हमारी एक रेजिमेंट, एक टुकड़ी रहेगी, सैनिक टुकड़ी रहेगी, और उसका सारा खर्चा जो होगा, ठीक है, तुम्हारे राजकोष से दिया जाएगा। और बोला गया यहीं पे कि देखो, एक बार तो हमारे दुश्मनों को तुमने मदद दे दिया है, अर्थात मीर कासिम को दिया है। अब दोबारा से हमारे दुश्मनों को तुमको, ठीक है, कभी भी सपोर्ट नहीं करना है। अंग्रेज लोग बाद में बोलता था कि तुम्हारे आंतरिक मामले पे हम लोग कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, सब चीज़ करने के बाद, ठीक है। उसके बाद कर मुक्त व्यापार ये लोग अवध में अंग्रेज सब पूरी तरीके से ले लिया कि अब कोई रोक टोक नहीं है, कर मुक्त व्यापार अवध में भी हम लोग करेंगे। चुनार का किला उस समय बहुत ही बड़ा किला हुआ करता था। अंग्रेजों ने इस किला को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया कि कौन जरूरी एक विलियम फोर्ट जैसा फिर से किला बनवाए हम लोग, ऑलरेडी किला बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे लोग रहेंगे, सारी सैनिक गतिविधियाँ होगी, जो भी, ठीक है, छोटी मोटी फैक्ट्री व्यापार सब यहाँ से हम लोग संचालित करेंगे। जुर्माने के रूप में यहाँ पे शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए भी लिया गया। अब पैसे को लेके आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, 50 लाख, 1 करोड़, कहीं कहीं कुछ दिया रहता है डेटा। इस पे यहाँ पे आप लोग बस फील करना है कि देखिए अंग्रेजों के द्वारा शुजाउद्दौला के साथ यहाँ पे क्या किया जा रहा है। तो कुल मिला के यही था इलाहाबाद की संधि। क्लाइव ने फिर से एक शानदार कूटनीतिक क्षमता का अपना प्रतिनिधित्व देते हुए देखिए दोनों को किस प्रकार से ये यहाँ पे डैमेज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट द्वैध शासन, चूँकि अब बंगाल में बारी आ गई द्वैध शासन की। चूँकि अब इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नजमदौला को 53 लाख रुपए वार्षिक यहाँ पे दिया गया, और ऑलरेडी बंगाल की दीवानी यहाँ पे ले लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। तो दीवानी तो देखिए मिल गया है। ऊपर जो था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय पूरी तरीके से ऑथराइज कर दिया है यहाँ आपके बेट, नहीं अब तुम लोग यहाँ पे दीवानी यहाँ पे रह सकते हो। देखिए अब होगा क्या यहाँ पे, तो मुगल बादशाह अगर दीवानी दे रहा है तो एटलीस्ट बंगाल के लोगों को ये नहीं लगेगा कि भाई ज़बरदस्ती, ठीक है, अंग्रेज लोग हम पे, ठीक है, कर वसूल रहा है, राजस्व वसूली कर रहा है। अब यहाँ पे अंग्रेजों लोगों के द्वारा पूरी एक समझ रहे हैं ना, एक ऑथेंटिक माध्यम से यहाँ पे देने का प्रयास किया गया ताकि बंगाल की जनता का पूरी तरीके से आक्रोश ना भड़के। वो अब वास्तविक शक्ति यही थी। और निजामत का जो क्षेत्र था, अर्थात प्रशासन का जो क्षेत्र था, इसको नवाब को दे दिया गया। अब सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला है। एक तरीके से देखा जाए दीवानी भी और प्रशासन का भी पूरी तरीके से जो कंट्रोल था अंग्रेजों के हाथ में था, क्योंकि यहाँ पे जो नवाब जो बना था नजमदौला, इसको तो लोग पैसा दे के इन दोनों ही चीज़ खरीद लिया था। लेकिन डायरेक्ट फिर भी अंग्रेज लोग अभी भी बंगाल की जनता के सामने संभालना नहीं चाह रहा है। क्यों? तो उस समय दिक्कत क्या था कि कहीं भारतीयों का संतोष, बंगाली जनता का जो इतना बड़ा क्षेत्र था उनका संतोष न भड़क जाए, ये भी एक समस्या का कारण था। क्योंकि इतनी विशाल जनसंख्या, देखिए उस समय अगर, ठीक है, लोग उसी समय ही सबका विरोध कर देते तो फिर समस्या तो होती ही होती। अन्य जो यूरोपीय जो व्यापारी थे, इनका भी डर था। अभी भी डच और फ्रांसीसी भले यहाँ पे मौजूद है, लेकिन
उपस्थिति तो है उनकी। अन्य यूरोपीय व्यापारियों से भी ठीक है डर था इनको कि अगर हमने बंगाल पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर लिया है तो फिर तो उनको भी समस्या आएगी। फिर ये लोग जाके वहाँ के राजा रजवाड़ों को सपोर्ट करने लग जाएंगे। और तीसरा था यहाँ पे संसद। ध्यान रखिएगा, इस संसद, ब्रिटिश संसद से इन लोगों को डर था कि अगर जैसे ही ब्रिटिश संसद को पता लगेगा कि एक कंपनी गई है भारत में व्यापार करने के लिए और उस कंपनी ने भारत के भूभागों को अर्जित कर लिया है, तो संसद की डिमांड, इच्छाएं यहाँ पे बढ़ जाएगी, समस्या होगी। इसीलिए अभी सब कंपनी वाला सब पेशेंस रख रहा है। प्रशासनिक कठिनाइयों का भी सबका डर था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा इतने बड़े क्षेत्रों में प्रशासन को चलाया कैसे जाए। इसीलिए सबको लगा कि प्रशासन को क्या करो भाई, तो नजमदौला को, बंगाल के नवाब को दे दो, अब बाकी जो राजस्व वगैरह है, जितने भी वसूली है, हम भाई करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है, वर्तमान में चीज़ों को समझिए। आज वर्तमान में अगर हम लोग भारत में देख रहे हैं कि अगर कार्यपालिका सिस्टम मौजूद है तो वो कार्यपालिका कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे सबसे जो उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है, विधायिका का फैक्टर है, क्योंकि वहीं से धन का पूरी तरीके से, ठीक है, उन लोगों को वेतन दिया जा रहा है, सारा चीज़ व्यवस्थाएं वहीं से संचालित हो रही है। अब यहाँ पे समझिए कि सारा जो पैसा है, ठीक है, पैसा का कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में है, प्रशासन का कंट्रोल इस बंगाल के अयोग्य शासक नजमदौला के हाथ में है। अब अंग्रेज लोग इसके पैसा देगा ही नहीं तो क्या है, प्रशासन को अच्छी तरीके से चला पाएगा? सैनिक गतिविधियाँ क्या होना चाहिए, कहीं मारपीट हो रहा है वहाँ पे क्या होना चाहिए, कहीं स्कूल बनवाना है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य चलाना है, सारा का सारा जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी इसके हाथ में है। और बेचारा इसके पास पैसे नहीं है, करेगा क्या, सोचिए। तो इससे क्या होगा कि नजमदौला के खिलाफ बंगाली जनता का असंतोष पूरी तरीके से फैलने लगेगा। बंगालियों को लगेगा, ठीक है, उनकी जनता को लगेगा अब इस नजमदौला को यहाँ से हटाना चाहिए, निकालना चाहिए। और अंग्रेज यही तो चाह रहा था कि भाई किस प्रकार से बंगाल के नवाब को वहाँ के लोगों में इतना गिरा दिया जाए कि खुद लोग यहाँ पे इस बंगाल के नवाब को हटाने के लिए तैयार हो जाए। तो कुल मिला के देखिए अब यही चलेगा द्वैध शासन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1765 से लेके अब 72 तक यही द्वैध शासन बंगाल में चलते रहेगा। और यकीन मानिए अब 1765 से 72 तक अंग्रेज़ों की लूट खसोट की नीति इतनी अधिक हो जाएगी, यहाँ पे कंपनी का मुनाफा एकदम पीक पे यहाँ पे छूने लगेगा। कंपनी का एक एक अधिकारी के पास इतना पैसा होने लगेगा, पूरी तरीके से बंगाल को लूट खसोट का अड्डा बना दिया जाएगा। और फिर वही बंगाल देखिए इतना समृद्ध जो क्षेत्र हुआ करता था, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का, इतने बड़े अफवाह वाले क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु, दो नदियाँ यहाँ का मिल रही है, वहाँ पे क्षेत्रों में, वैसे क्षेत्रों में सोचिए कि अगर 1770 में भयंकर अकाल पड़ गया, समझ रहे हैं, भयंकर अकाल, लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा अकाल वहाँ पे पड़ गया, तो अब समझिए कि ये जो अकाल था ये पूरी तरीके से प्राकृतिक जनित नहीं होके मानव जनित था, अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। और ये अंग्रेजों की नीतियों की वजह से हुआ था। सब बहुत समस्या आई बंगाल के लोगों को। और इसी को चल के आगे चल के एक इतिहासकार हैं के.एम. पडिक्कर, इन्होंने बोला ये तो पूरी तरीके से बंगाल में डाकुओं का राज है। 1770 में पूरी तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे अकाल पड़ गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परिणाम के रूप में, ठीक है, परिणाम के रूप में कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई, क्योंकि सारा का सारा जो कंट्रोल तो अंग्रेजों के हाथ में था, पैसा वित्त का कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में था। तो निजाम अब क्या कर सकता था, जगह जगह, ठीक है, हिंसा झड़प होने लगा, जमींदारों के द्वारा मनमाने रूप से किसानों से वसूली की जाने लगी, जो इजारेदारी व्यवस्था जो, ठीक है, मुर्शिद कुली खां के द्वारा जो लाया गया था, सोचिए बड़ी समस्या हुई। कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई, बेचारा निजाम कुछ नहीं कर सकता था। और अंग्रेज लोग भी, ठीक है, इस कानूनी व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं था। उस सभी कानून की खुलेआम सब धज्जियाँ उड़ाता था। मनमाना राजस्व वसूली यहाँ पे होने लगा, शोषण यहाँ पे किया जाने लगा किसानों का। और इसका एक ही, ठीक है, प्रभाव पड़ा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक तो नहीं होगा और भी होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रभाव पड़ा है यहाँ पे वो अकाल आ गया बंगाल में। 1770 में भीषण अकाल, लाखों लोग इस अकाल में यहाँ पे मारे गए। चूँकि एग्जैक्ट डेटा तो उस समय का नहीं है, लेकिन इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है, क्योंकि कृषि गतिविधियाँ जो बंगाल का जो क्षेत्र था, प्राइमरी, समझ रहे हैं ना, प्राइमरी जो फोकस था बंगाल का वो कृषि ही था। कृषि ही डैमेज हो गया तो क्या होगा। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए 30 लाख पाउंड, सोचिए कंपनी का, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का जो मुनाफा प्रति वर्ष यहाँ पे लगभग जो
1765 से 72 तक देखा जाए तो 30 लाख पाउंड से अधिक यहाँ पे कंपनी को मुनाफा हुआ, जो उस समय इतनी बड़ी राशि हुआ करती थी। आज भी 30 लाख पाउंड कोई कम नहीं होता है। निजी व्यापार पे अंग्रेजों ने पूरी तरीके से बल दिया, और इसीलिए देखिए 1765 से लेके 72 का जो समय है पूरी तरीके से के एम पाणिकर ने कहा डाकुओं का राज है। बंगाल को इतना लूटा खसोटा गया, यहाँ पे पर्सनल जो व्यक्ति थे, जो जो अंग्रेजी अधिकारी थे बंगाल में, सब समझिए कि खा पी के सब इतना मोटा हो गया, सब ब्लैक मनी करप्टेड, इतना खतरनाक सब हो गया। अब स्थिति तो खराब होनी थी, यही कारण था। देखिए अकाल यहाँ पे पड़ गया यहाँ पे, और देखिए सब चीज़ की भरपाई होती है। और यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्लाइव को 1767 में, ध्यान रखिएगा, ये वापस जाएगा, ब्रिटेन जाएगा। और क्लाइव की जो नीतियाँ थी भारत में, अब ये जग जाहिर पूरी तरीके से हो चुकी थी कि क्लाइव ने भारत के संदर्भ में क्या किया है। ये वापस जाएगा, ये तो तो इस पर मुकदमा चलाया जाएगा, और मुकदमा चलाया जाएगा तो बाकायदा एनसीईआरटी का कोर्ट है। एनसीईआरटी में इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जब ये जज के सामने जब जाता है तो अपनी सिफारिश पे यह बोलता है कि जब मैं वहाँ बंगाल में था श्रीमान, तो इतनी मैंने धन संपदा, इतनी अधिक धन संपदा देखा मैंने वहाँ पे कि आज तक मैंने अपने जीवन में उतना नहीं देखा। फिर भी मैंने उसमें से 1 रुपया भी, मैंने कुछ राशि भी नहीं उठाया। सोचिए कितना ईमानदार दलाल बन रहा है क्लाइव। मुकदमेबाजी इसमें किया गया, क्लीन चिट भी मिल गया, लेकिन गिल्टी, समझ रहे हैं ना, क्योंकि सारा वो ब्लैक मनी, उसका रहन सहन, लाइफ स्टाइल, घर, सब वहाँ पे बंगाल में, ब्रिटेन में दिखने लगा। फाइनली ये आत्महत्या कर लिया। देखिए थोड़ी बहुत इथिक्स होता है शायद उन लोगों पे, और बेचारा ये आत्महत्या कर लिया। अच्छा किया। इसी ने बंगाल में क्या किया था, तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किया था। सोसाइटी ऑफ ट्रेड में इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों को मौका मिलता था। इसमें तंबाकू और सुपारी के व्यापारी को लेके क्लाइव के द्वारा अपने अधिकारियों को एक अधिकार दिया गया था। अब इसके बाद से देखिए 67 में जाएगा, 72 में देखेंगे, तो वारेन हेस्टिंग्स आएगा, ध्यान रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स आते ही अब पूरी तरीके से जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे बंगाल में तो स्वयं शासन करने लगेगा, और बिहार में, और क्या बोलते हैं कि जो उड़ीसा में जो उप दीवान जब बनाया था, सब बिहार में जो सिताब राय वगैरह बनाया था, बंगाल में नजमदौला को उप दीवान बनाया गया था, इन सबको यहाँ पे हटा दिया गया और बोला कि अब यहाँ से प्रत्यक्ष शासन हमारा होगा। बंगाल की जनता भी उस समय अगर देखा जाए तो अपने अयोग्य नवाबों से बिल्कुल यहाँ पे लाचार हो चुकी थी, कुछ कर नहीं सकती थी। इसीलिए बंगाल की जनता भी खुशी खुशी, समझ रहे हैं ना, मैंने खामोशी से बिना कुछ रिटेलिएट किए हुए उस द्वैध शासन को अपना लिया गया यहाँ पे। और देख पा रहे हैं यहाँ पे द्वैध शासन के समय अंतिम जो नवाब था यही था मुबारक दौला, और बंगाल को लेते हुए वारेन हेस्टिंग्स उसको वार्षिक पेंशन यहाँ पे दे देगा और बोलेगा अब तुम खामोश हो जाओ, साइलेंट मोड में आ जाओ, रहो, अब हमारा कंट्रोल यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं अब यही है 1772 में, वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे आ जाएगा, द्वैध शासन लग जाएगा। और आपको जस्ट इसके बाद जानना है, पॉलिटी में थोड़ा बहुत आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, 1773 का अब ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाएगा, और इस वारेन हेस्टिंग्स को अब बंगाल का गवर्नर यहाँ पे, बंगाल का गवर्नर, समझ रहे हैं ना, बना के तो भेजा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसको बोला गया कि अब ये मद्रास और मुंबई में जो भी गवर्नर जनरल है उसका पूरी तरीके से यही संचालित करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी की चीज़ों को अलग अलग यहाँ पे बांट दिया गया, ध्यान रखिएगा। कंपनी अब व्यापार भी कर रही है, राजनीतिक भी कर रही है। अब यही है कि कंपनी एक तरफ व्यापार देख रही है, एक तरफ राजनीतिक चीज़ों को देख रही है। आगे चल के COD तो था ही, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, आगे चल के BOD का भी निर्माण किया जाएगा। BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भारत में राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित चीज़ों को देखना शुरू करती है। तो अब हम लोग ऐसे ही करके आगे हम लोग देखते चलेंगे, इतना आप लोग तब तक ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ प्रीलिम से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि बंगाल में सर्वाधिक विरोध किसको झेलना पड़ा। तो इसमें ऑप्शन अंग्रेज भी रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता है, अंग्रेजों को लगा के लेकर आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक विरोध अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इतिहासकारों के द्वारा माना गया कि
मराठों ने किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मराठों की वजह से हुआ बंगाल में सर्वाधिक विरोध, चूँकि यहाँ पे मराठा जो अटैक था, अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो अलीवर्दी खां था उसी के समय से बहुत तेज़ी से हो रहा था। पहला प्रश्न ये बन जाएगा। दूसरा प्रश्न, 1765 में अंग्रेज़ों को सिलहट की दीवानी मिल गई थी। बर्मा युद्ध, यहाँ पे चूँकि आप लोगों को ध्यान रखना है, सिलहट में सब तो भाई दीवानी पा ही लिया, तो बर्मा युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए ये सब जयंतिया जो गारो, समझ रहे हैं ना, गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय के क्षेत्रों में, वहीं से सब सड़क बनाने लगा। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है तीरथ सिंह, इसने इस सब का विरोध भी किया। ऐसे प्रश्न कभी, ठीक है, चूँकि ये बंगाल से ही संबंधित है तो प्रश्न इसे इस तरह से यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है सारा का सारा कॉन्सेप्ट इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कल हम लोग देखेंगे, देखिए बंगाल सब निपटा लिया, बंगाल में कंट्रोल हो गया, कर्नाटक में सब इधर कंट्रोल कर लिया था सब वाडिवांस की युद्ध के माध्यम से। अब यहाँ पे कल से हम लोग शुरू करेंगे मैसूर में। अब यहीं बारी बारी से देखिए, मैसूर में 4 युद्धों को देखेंगे, उसके बाद फिर मराठा, उसके बाद सिंध, उसके बाद पंजाब, उसके बाद अवध के क्षेत्रों को भी देख लेंगे। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्लास है, डेली के डेली आप लोग कीजिए, लिंक कीजिए इन सारी चीज़ों की। इसको लिंक कर लेंगे तो फिर आगे चल के मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए पढ़ना उतना ही आसान हो जाएगा। बिल्कुल मतलब खेल खेल में आप इन सारे चीज़ों को आप जान जाएंगे, अदरवाइज आप रटने की प्रक्रिया से गुजरते रहेंगे। और मेरा यही तो काम है कि रटने से आपको, ठीक है, बाहर निकालना है, कंसेप्चुअल चीज़ों को आप लोगों को एनालिसिस करवाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना फीडबैक देते रहें, लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें, फीडबैक दीजिए आप लोग, ठीक है, अपना कि और इसमें क्या सुधार हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ और इसमें सुधार की ज़रूरत है, या फिर लेक्चर बहुत फास्ट हो जा रहा है, बहुत स्लो हो जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को जो फीडबैक है हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।